Check. Stop recording. Start scene trans audio. Audio. जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती गंगा है, जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ का नारा है, वह प्यारा भारत वतन हमारा है, वो भारत वतन हमारा है। स्टडी विद वीआई की पूरी टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे प्रेसिडेंट सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपने हाथों से झंडा वंदन करें। Volume properties for mute mix slash check box space check. Mute dash. अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए और राष्ट्रगान शुरू करें। Fourth toilet of the meeting. Fourth toilet of the meeting. Fourth toilet joined. Fourth toilet joined. जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। भारत आज 75वां स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हम यहाँ सभी उपस्थित होकर मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूंगी स्टडी विद वीआई टीम के प्रेसिडेंट अमित सर, वाइस प्रेसिडेंट प्रिंस सर, जनरल सेक्रेटरी शुभम सर, जनरल डिपार्टमेंट के हेड नीतू मैम, कोऑर्डिनेटर स्नेहा मैम, यूथ सेक्रेटरी सौरव सर, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से टीम कन्वीनर ललित सर, टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड पवन सर और स्टडी विद वीआई के अन्य सदस्यगणों का मैं स्वागत करना चाहूंगी आज की हमारी अतिथि मीरा मैम और हमें विभिन्न माध्यमों से सुन रहे सभी श्रोतागणों का आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अब सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी स्नेहा मैम को कि मैम आप आइए और अपनी वेलकम स्पीच से कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। ओवर टू यू मैम। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा मुस्कान है। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा मुस्कान है। आपकी मौजूदगी ही आपकी पहचान है। धन्यवाद सीजल मैम, आपने इस पावन अवसर पर बोलने का मुझे मौका दिया। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी आज के इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी स्टडी विद वीआई की आन वान और शान यानी कि हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट अमित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ स्वागत करना चाहूंगी स्टडी विद वीआई के वाइस प्रेसिडेंट अमित सीओ सेजल मैम, जनरल सेक्रेटरी शुभम सर, जॉइंट सेक्रेटरी नीतू मैम और स्टडी विद वीआई के सभी अन्य सदस्यों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है।
आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा मुस्कान है। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा मुस्कान है। आप आए हमारी खुशकिस्मती की, आज आप हमारे मेहमान हैं। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी आज की मुख्य अतिथि मीरा मैम का। मैम, आपका स्टडी विद BI के छोटे से कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार। रखकर मंजिलों की ओर कदम, आओ मिलकर करें अपने मेहमानों का वेलकम। हमें विभिन्न प्रकार से सुन रहे हमारे सभी श्रोतागणों का एक बार स्टडी विद BI की पूरी टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 15 अगस्त है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी जानते Enough हैं, left left the meeting. Charging battery. 35. बड़े बड़े वीरों के बारे में हमेशा हर कहीं सुना गया होगा, Notification from बट settings. Now आज adding some new features for Windows आपको 10. कुछ This will take ऐसा देखने को मिलेगा जिनके बारे में बहुत ही कम लिखा गया है और बहुत ही कम सुनने को मिला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी अपनी एक छोटी सी कविता की, जिसका शीर्षक है, क्या हम वाकई में आजादी का मूल समझ भी पाते हैं। पर उससे पहले कुछ पंक्तियों के साथ कुछ बोलना चाहूंगी। दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान में। दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान में। फिर क्यों फंसे हैं हम सब इस जातिवाद में। तो इसी के साथ बात करते हैं। जब कहने को तो हम आजादी की बड़ी बातें कह जाते हैं, जब कहने को तो हम आजादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जब सियाचिन की ठंड में भी हमारे जवान अपना फर्ज निभाते हैं, भी सड़ती तपती धूप में भी कभी नहीं कतराते हैं, इस देश की माटी के खातिर एक सांस में कुर्बान हो जाते हैं। क्या हम वाकई में आजादी का मूल समझ भी पाते हैं। इनकी इस कुर्बानी पर देश के कई नेता अपनी कुछ विशेष टिप्पणी कर जाते हैं। इनकी इस कुर्बानी पर देश के कई नेता अपनी कुछ विशेष टिप्पणी कर जाते हैं। जब हम क्यों चुप रह जाते हैं, क्यों मौन की चादर ओढ़ गहरी नींद सो जाते हैं। अरे कैसे उस तिरंगे से हम नजरें भी मिला पाते हैं। क्या हम वाकई में आजादी का मूल समझ भी पाते हैं। अतिथि देवो भवो, अब यूं कहने को तो अतिथि देवो भवो जोर शोर से बतलाते हैं, पर घर आए मेहमानों के साथ यूं ही बस सलूकी किए जाते हैं। अपने इस आचरण का कारण उनके कपड़े और उनके सलीकों को बतलाते हैं। क्या हम वाकई में अस्वाद बिस्विल भगत सिंह के नारे हम जोर शोर से लगाते हैं। अस्वाद बिस्विल भगत सिंह के नारे हम जोर शोरों से लगाते हैं, पर घर आए मेहमानों के साथ यूं ही बस सलूकी किए जाते हैं। क्या हम वाकई में आजादी का मूल समझ भी पाते हैं। अब इन बड़ी बड़ी बातों को कहने को दो, अब इन बड़ी बड़ी बातों को हम यूं ही नीचे झुठला जाते हैं। जहां नारी की पूजा करते हैं वहीं उस पे बर्बरता बरसाते हैं। अरे ये सोच हम कहाँ से लाते हैं। क्या हम वाकई में आजादी का मूल समझ भी पाते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूंगी, ना ये धर्म मेरा है, ना ये रौब मेरा है। ना ये धर्म मेरा है, ना ये रौब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस गर्व है मुझे इस बात का कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ और हिंदुस्तान मेरा है और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत। जश्न आज़ादी का यूं मनाया जाए, जश्न आज़ादी का यूं मनाया जाए कि हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे, कि हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे। हर दर्द को मोहब्बत से मिटाया जाए, हर दर्द को मोहब्बत से मिटाया जाए। जश्न आज़ादी का यूं मनाया जाए कि हर दर्द को मोहब्बत से मिटाया जाए। जश्न आज़ादी का यूं मनाया जाए कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिले, मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिले। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा मैम आपका कि आपने
बहुत ही सुंदर कविता हम सबके सामने प्रस्तुत की और हमें सच में ही आज़ादी के इस मूल्य को समझना होगा। हम बहुत साल वर्षों से आज़ादी का दिवस बड़े हर्ष और उमंग से मनाते आए हैं, लेकिन हम आज़ादी के मूल्यों को अभी तक भी समझ नहीं पाए हैं। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी नीतू मैम को। मैम, आप आइए और हमारे ही भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान देने वाले एक वीर सैनिक की गाथा से हम सबको अवगत कराइए। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद मैम। लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और अमर बलिदान की कहानी अपने आंचल में लपेटे हुए, तीन रंग का वस्त्र नहीं ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का ये तो स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंगों में रंगा ये प्यारा हिंदुस्तान है, ये प्यारा हिंदुस्तान है, ये प्यारा हिंदुस्तान है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित यहाँ कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्टडी विद वीआई की पूरी टीम और सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन और सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेर। जब भारत अपना स्वाधीनता दिवस मनाएगा, वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किए बिना नहीं रह पाएगा। देश की आजादी में पुरुषों ने ही नहीं, अपितु महिलाओं ने भी अपना पूरा योगदान दिया है। ऐसी ही एक वीर महिला स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर उषा मेहता, जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था से लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक देश की आजादी और उन्नति के लिए हमेशा कार्य किया। आइए जानते हैं इन्होंने किस तरह संघर्ष किया और किससे ये प्रभावित हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाने वाली डॉक्टर उषा मेहता का जन्म 25 मार्च सन 1920 में गुजरात के सूरत में हुआ। जब ये 5 वर्ष की थी, तब ये एक बार अहमदाबाद आश्रम में विजिट के लिए गईं। वहां इन्होंने गांधी जी को देखा और उनके विचारों को सुना। ये गांधी जी के दर्शन और विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि इन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और एक सामान्य जीवन शैली को अपना लिया। 8 वर्ष की नन्ही उषा साइमन कमीशन के विरोध में आयोजित साइमन वापस जाओ आंदोलन का हिस्सा बनी। ये खुद तो आंदोलन में भाग लेती ही थी, साथ ही साथ अपने हम उम्र साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करती थी। सन 1930 में इनके पिता, जो कि ब्रिटिश राज में जज थे, जब वे सरकारी सेवा से निवृत्त हुए, तब ये अपने परिवार के साथ बॉम्बे आ गईं। बॉम्बे आकर इन्होंने बॉम्बे आकर इन्होंने चंद्रमणि हाई स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। इसके बाद दर्शन शास्त्र विषय से इन्होंने स्नातक की डिग्री को प्राप्त करके कानून की पढ़ाई प्रारंभ की और इसी के साथ ये गांधी जी के साथ आजादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में कदम से कदम मिलाकर साथ देती रहीं। समय बीतता गया, आया सन 1942 का दौर, जब अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत के विभाजन की बात कही गई और इधर कांग्रेस ने भी भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाने हेतु पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद कर दिया। अब तो भारत के लोगों में तनाव की स्थिति फैल गई। इससे घबराकर अंग्रेजी सरकार ने 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया और इसी के साथ साथ भारत में चलने वाले सभी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस रद्द कर दिए। ऐसे में कांग्रेस ने नरिमन प्रिंटर और नानक मोटवानी से सहयोग का आग्रह करके एक ट्रांसमीटर के रेडियो प्रसारण में सहायता मांगी और इस तरह 27 अगस्त 1942 को मुंबई के चौपाटी इलाके में सीबीयू बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर
एक ट्रांसमीटर लगाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के गुप्त रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया। 41.78 मीटर बैंड पर एक अनजान जगह से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का गुप्त रेडियो है। इन शब्दों के साथ उषा मेहता ने इस रेडियो प्रसारण की शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश और मेरठ में 300 सैनिकों से ज्यादा के मारे जाने की खबर के साथ अन्य ऐसी खबरें जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने अपने प्रसारणों में सेंसर कर दिया था, वे सभी इस प्रसारण के द्वारा भारत के लोगों तक पहुंचाई जाने लगी। इस रेडियो प्रसारण की जगह हर दिन बदल दी जाती थी। यह ट्रांसमीटर पहले 10 किलोवाट का था, परंतु जल्दी ही ये नरीमन प्रिंटर के सहयोग से 100 किलोवाट का हो गया। किसी तरह अंग्रेजी सरकार से बचते बचाते इस रेडियो प्रसारण को केवल 88 दिनों तक ही चला पाया गया। इस दौरान यह 3 चरणों, पहला 27 अगस्त 1942, दूसरा फरवरी से मार्च 1943 और तीसरा 1944 जनवरी के पहले सप्ताह में प्रसारित हुआ। इस दौरान इसे 7 अलग-अलग जगहों पर ले जाया गया। इसके बाद किसी गद्दार के लालच में आ जाने की वजह से इसकी खबर अंग्रेजी सरकार को दे देने के कारण इस रेडियो प्रसारण को बंद करवा दिया गया और सीक्रेट रेडियो चलाने की वजह से डॉक्टर उषा मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें 4 साल की जेल हुई। ये हंसते-हंसते जेल में चली गईं और आजादी की उम्मीद में जल्दी ही इनके 4 साल पूरे हो गए और सन 1946 में इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर पीएचडी की पढ़ाई पूरी की और अभी भी ये आजादी के लिए कार्य करती रहीं। अभी भी ये आजादी के लिए कार्य करती रहीं। इसके बाद सन 1998 में भारत सरकार ने देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें अलंकृत किया। एक प्रसिद्ध इतिहासकार गौतम चटर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब क्रांति की आवाजें शून्य थीं, उस समय अंधकार भरे क्षणों में इस कांग्रेस के इस रेडियो प्रसारण ने लोगों को साहस और प्रेरणा दी। इसी तरह आजादी के बाद डॉक्टर उषा मेहता आजादी के बाद भी महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती रही और इस तरह सन 2000 में 11 अगस्त को डॉक्टर उषा मेहता ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। जब जब भारत वीर महिलाओं को याद करेगा, डॉक्टर उषा मेहता का नाम शीर्ष शिखर पर रखा जाएगा। और अब डॉक्टर उषा मेहता के साथ अन्य सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी पूरी टीम की ओर से अर्पित करते हुए मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है, तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है, मेरी नजरों से देखो तो तू ही तू, बस तू ही तू भारत है। जय हिंद, जय भारत। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुँची थी किनारे। देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर ले, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू मैम आपका कि आपने उषा मेहता जैसे महान हस्ती के बारे में हम सबको बताया। भारत के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि जहाँ दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसी दौरान भारत अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था और महिलाएं भी उसमें शामिल थी। हमने देखा कि कैसे बड़े-बड़े विकसित देश अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों ने महिलाओं को अपने मानव अधिकार बहुत ही लेट दिए।
यहाँ तक कि उन्हें राजनीतिक अधिकार भी देश से मिले। परंतु भारत वह देश बना जिसने पहले दिन से ही महिलाओं और पुरुष को एक समान अधिकार दिए। इतना ही नहीं, भारत के लिए तो यह भी गौरव की बात है कि जब भारत का संविधान बनने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, उसमें 15 महिलाएं शामिल थी और उन महिलाओं ने केवल स्वतंत्रता में ही अपना योगदान नहीं दिया, परंतु स्वतंत्रता के बाद भी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना भरपूर योगदान दिया। इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के अतिथि मीरा मैम को कि मैम आप आकर अपनी मधुर आवाज में एक देशभक्ति गाना हम सबके सामने प्रस्तुत करें। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद मैम। नमस्कार, मैं मीरा कुमारी आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति पेश करने जा रही हूँ, जिसे मन्ना डे जी। गीत के बोल है, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल को कुर्बान। और आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ बिछड़े चमन, तुझ पे दिल प्यारे वतन, ऐ बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे नाम तेरे जवान, तू सलाम, तू मिलो तेरे नाम कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है।
अभी तो जिंदगी की सार बाकी है, ये तो एक पन्ना था, किताब अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा मैम, आप मधुर संगीत से उस दिनों को याद कर रही थी जब भारत की आजादी के लिए सैकड़ों वीर अपने आप को न्यौछावर कर दिए और कितनी माएँ, कितनी बहनें अपने भाई को, अपनी बेटे को देश के लिए, देश की आजादी के लिए अपनी बेटों को कुर्बान कर गए। कहते हैं आज भारत आजाद है, लेकिन इसे आजाद रखने में भारत के जन जन को जरूरत है भारत की परंपरा, संस्कृति और समृद्धि बनाए रखें। आज भारत की संस्कृति को हम नजर डालें तो कहीं न कहीं हमारे ऊपर अमेरिकन कल्चर और ऐसी कल्चर हावी हो रही है जिससे हमारी कल्चर की कहीं न कहीं, हमारी संस्कृति की कहीं न कहीं भेंट चढ़ाई जा रही है। आज जरूरत है हमें आगे आकर अपनी कल्चर को सम्मान दें और भारत के जिन वीरों ने एक स्वस्थ भारत, अच्छे भारत की कामना की थी, जिनके मन में ये लग रहा था भारत तभी अच्छा देश हो सकता है जब भारत के हर एक नागरिक रोटी, कपड़ा, मकान के लिए परेशान ना हो और भारत की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। भारत ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसमें हम कहने को लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन आज भी कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है जहां हमें ऐसा महसूस होता है नियमों को और अच्छे से पालन करने की आवश्यकता है। तो आज हम इस स्थिति में खड़े हो चुके हैं जहां पे हमें यह समझना है हम कौन सी ऐसी संस्कृति है जिसे छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में मैं आप सभी को याद कराना चाहूंगा भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। जी हाँ, Not charging आप battery. सभी 63%. कहने को कह देते हैं वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, लेकिन इनका सम्मान कितना होता है? क्या भारत के 100% जन भारतीय वंदे मातरम के बारे में जानते हैं और Charging battery. राष्ट्रीय गीत का 63%. दर्जा कैसे प्राप्त हुआ और इनके रचयिता कौन है, क्या आपको पता है? आइए इन्हीं सबको अध्ययन करते हैं। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा स्टडी विद वीआई की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेजल मैम। मैं अनुरोध करना चाहूंगा सेजल मैम आप अपने शब्दों से संबोधित करें। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इस शुभ दिन पर मुझे राष्ट्रगीत जैसे विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को और स्टडी विद वीआई के सभी टीम मेंबर्स को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी स्पीच की शुरुआत करती हूँ। पहले जान लेते हैं वंदे मातरम के बारे में। हमारा राष्ट्रगीत, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी या उन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस नाम से भी जाना Not charging जाता battery. है, 64%. के द्वारा इसकी रचना की गई थी। हमें एक राष्ट्रगीत की जरूरत क्यों आन पड़ी? जब देश अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उसके बहुत समय पहले ही राष्ट्रगीत कभी हमने सोचा कि हमें राष्ट्रगीत की जरूरत क्यों पड़ी? यह बात उस समय की है जब बंकिम चंद्र चटर्जी स्वयं ब्रिटिश सरकार में कार्यरत थे। ये घटना सन 1876 की है, जब ब्रिटिश सरकार ने एक गीत गॉड सेव द क्वीन यह भारत में सभी सामूहिक कार्यक्रमों में गाना अनिवार्य कर दिया था। तभी बंकिम चंद्र चटर्जी को इस बात का बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत का भी एक अपना गीत हो जिसे हम हमारे सभी कार्यक्रमों में गा सकें। तभी उन्होंने वंदे मातरम की रचना की। उस समय वंदे मातरम में केवल 2 ही पद थे जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए थे और इन दोनों ही पद में
बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत के निसर्ग का वर्णन किया है। उन्होंने भारत की सुंदरता का वर्णन किया है और यहीं से वंदे मातरम की कल्पना की शुरुआत हो जाती है। आगे चलकर सन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक उपन्यास प्रकाशित किया जाता है जिसका नाम है आनंद मठ और इसी में हमारा पूरा राष्ट्रगीत का उल्लेख है। वंदे मातरम के 2 पदों को छोड़कर बाकी के पदों में संस्कृत तथा बंगाली का मिश्रण है और इसमें माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की स्तुति की गई है। यूँ तो वंदे मातरम को सन 1937 में ही भारत के राष्ट्रगीत होने का दर्जा मिल चुका था, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग तथा मोहम्मद अली जिन्ना जी ने इसका विरोध किया था क्योंकि उनका कहना था कि इसमें माँ दुर्गा और महालक्ष्मी की स्तुति की गई है जिससे कि यह हिंदुत्व की तरफ जाता है और ये भारत की धर्मनिरपेक्षता को ठेस पहुंचा रहा है। इसी विवादित कारणों की वजह से कुछ लोगों का गांधी जी सहित पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी यह मानना था कि राष्ट्रगीत का दर्जा केवल 2 पदों को ही मिलना चाहिए। सन 1950 में 24 जनवरी सन 1950 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यह बिल पास करवाया तो उसी समय राष्ट्रगीत को वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने वक्तव्य में कहा था, जैसे शब्दों और संगीत का संगम है जन गण मन, जिसे हम अपने राष्ट्रगान का दर्जा देते हैं, उसी तरह वंदे मातरम जिसने भारत की स्वतंत्रता को प्रेरणा दी है उसे हम राष्ट्रगीत का दर्जा देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात से किसी को आपत्ति नहीं होगी। और उसी समय वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने का बिल पास कर दिया गया और वंदे मातरम उसी दिन से राष्ट्रगीत कहलाने लगा। अब जानते हैं इनके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म Your microphone is off. Get more नेहाती rapid news बंगाल when में the call. सन 1838 को हुआ। वे एक समृद्ध तथा पारंपरिक परिवार में जन्मे थे। वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिताजी भारत सरकार में कार्यरत थे। उन्होंने अपने जीवन की प्राथमिक शिक्षा अपने बड़े भाई के साथ हुगली कॉलेजिएट स्कूल तथा गवर्नमेंट के जिला परिषद स्कूल से पूर्ण की। उसके बाद उन्होंने Turn on mic. हुगली मुस्लिम कॉलेज तथा प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। सन 1859 में उन्होंने बीए पास किया और उस समय बीए की डिग्री पाने वाले प्रेसिडेंसी कॉलेज से बंकिम चंद्र चटर्जी पहले भारतीय बने। उसी समय कोलकाता यूनिवर्सिटी से केवल 2 ही लोग डिग्री पास आउट हो पाए थे, जिनमें से एक बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने साहित्य के विषय में अपना बीए पास आउट किया था। उसके बाद उन्होंने सन 1869 में अपने कानून की पढ़ाई को भी पूर्ण कर लिया। बीए की डिग्री पूर्ण करते ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार में डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत किया। सन 1863 में जब ब्रिटिश सरकार ने डेप्यूटी कलेक्टर व डेप्यूटी मजिस्ट्रेट की पोस्ट को मर्ज किया, तब उन्होंने डेप्यूटी मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर भी कार्य किया और वे ब्रिटिश सरकार की सरकारी नौकरी से सन 1891 में सेवानिवृत्त हुए। उसी समय उन्हें राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया। भले ही बंकिम चंद्र चटर्जी ब्रिटिश सरकार के साथ कार्यरत थे, परंतु इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान नहीं दिया, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी को बचपन से ही साहित्य में रुचि थी, तो उन्होंने अपने लिखने के कार्य को जारी रखा था। अपने लेखन की शुरुआत उन्होंने
प्रकाश गुप्त जी के द्वारा प्रकाशित एक न्यूज़पेपर से अपनी लेखन की शुरुआत की। उसके पश्चात उन्होंने कई उपन्यास और कई कविताएं लिखी। जो उपन्यास उन्होंने सबसे प्रथम लिखा था वह कभी प्रकाशित नहीं हो पाया। प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास अंग्रेजी भाषा में राजमोहन्स वाइफ था। आगे चलकर सन 1865 में उनका पहला बंगाली उपन्यास दुर्गेश नंदिनी प्रकाशित हुआ। सन 1882 में आनंद मठ को प्रकाशित किया गया, जिसमें से ही आगे चलकर भारत को अपना राष्ट्रगीत मिला। और आनंद मठ का भाग 2 सन 1843 में प्रकाशित हुआ। राधा रानी, मृणालिनी आदि उपन्यास काफी प्रख्यात है। बंकिम चंद्र चटर्जी का आखिरी उपन्यास सीताराम था, जो कि सन 1846 में प्रकाशित हुआ। आनंद मठ को सन 1952 में एक मूवी में प्रकाशित किया था, जिसमें वंदे मातरम का उल्लेख हमें मूवी के अंत में मिलता है। और 44% AC power on. आनंद मठ इसमें जब वंदे मातरम का उल्लेख किया था, तब वे ना ही एक गीत था और ना ही एक कविता थी। वह बस कुछ पंक्तियां थी जिससे कि सन्यासियों ने प्रेरणा ली थी, और सन्यासी की आत्मकथा के माध्यम से बंकिम चंद्र चटर्जी ने सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता के लड़ने की प्रेरणा दी है। सन 1969 में भारत सरकार ने बंकिम चंद्र चटर्जी की स्मृति में एक स्टैम्प बनवाया। आज वेस्ट बंगाल में साहित्य के विषय में सर्वश्रेष्ठ दिया जाने वाला पुरस्कार बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम पर दिया जाता है, जिसका नाम है बंकिम मेमोरियल अवार्ड या बंकिम पुरस्कार। श्री अरबिंदो जी का कहना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के दोनों ही हाथ में समान ताकत थी। एक हाथ से वे अपने लिखने का कार्य करते थे। उन्होंने कई कविताएं, कई उपन्यास लिखे और वे रविंद्रनाथ टैगोर से भी प्रसिद्ध हुए। और उनके लेखनों से लोग इतने प्रभावित थे कि भारत में बंकिम चंद्र चटर्जी को ये गौरव प्राप्त है कि उनकी सारे उपन्यास हिंदी सहित भारत के अलग अलग भाषाओं में अनुवादित किए गए। किसी ने कहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी अपने शुरुआती जीवन में केवल एक कवि या उपन्यासकार थे, परंतु आगे चलकर वे भारत के वीर स्वतंत्र सैनिक बने। और ऐसे महान शख्स ने अपने आखिरी सांस कोलकाता में 8 अप्रैल 1894 को। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं मीरा मैम से एक बार आग्रह करूंगी कि वे वंदे मातरम के बोल हम सबको सुनाएं। धन्यवाद मैम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा मैम, आपने वंदे मातरम को हम सबके सामने गाकर सुनाया। हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि आज हम वंदे मातरम को भूल से गए हैं। आज वंदे मातरम का अस्तित्व केवल किताबों में सिमट कर रह चुका है। भले ही 1950 में जब इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था, उस समय ये निश्चित किया गया था कि इसे सप्ताह में एक बार विभिन्न विद्यालय तथा महीने में एक बार सभी सरकारी दफ्तरों में गाया जाएगा। परंतु यह कितने दुख की बात है कि आज हमें वंदे मातरम तो गाना तो दूर, शायद इसके बारे में पता भी नहीं होता। कई लोग ऐसे भी पाए गए हैं जिन्हें जन गण मन, जो कि हमारी राष्ट्रगान है, और वंदे मातरम का फर्क तक नहीं पता होता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के बाद आप सभी वंदे मातरम को उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे जितने कि राष्ट्रगान जन गण मन को देते हैं, क्योंकि दोनों के ही समान पद है और दोनों का ही समान रोल है हमारी स्वतंत्रता में। हमने राष्ट्रगीत के बारे में जाना। आइए अब हम जानेंगे राष्ट्रगान के लिए। तो राष्ट्रगान की जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी स्टडी विद वीआई टीम के आदरणीय प्रेसिडेंट अमित सर का। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। परम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय स्टडी विद वीआई, महासचिव महोदय, संयुक्त सचिव सामान्य कार्य विभाग और हमारे सभी श्रोतागण, आप सभी को 75वें अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े तमाम श्रोतागण तथा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी के माध्यम से जुड़े सभी दर्शकगण, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम सभी एकत्रित होकर 75वें अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आजादी के 75 वर्ष होने के बाद भी हमारे लिए राष्ट्रगान का महत्व क्या है और राष्ट्रगान लिखने का श्रेय किन्हें जाता है? क्या आप कभी सोचकर देखे हैं हमारे लिए राष्ट्रगान क्यों महत्व है? तो आइए आज समझने की प्रयास करते हैं। राष्ट्रगान लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिन्हें हम गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं। और रविंद्रनाथ ठाकुर ये मशहूर कवि, भारत के ही नहीं एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। आज इनको बहुत कम लोग हो सकता है जानते हो, लेकिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है यह आज की घड़ी में जानना बहुत ही आवश्यक है। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म सन 1861 कोलकाता में हुआ था और इन्होंने पूरी समय अपनी कलम को औजार बनाया और भारत की आजादी के लिए अनेक प्रकार की कविताएं, अनेक प्रकार की रचनाएं लिख डाली, जिससे भारत की वीरों को प्रोत्साहन किया जाए। इसी क्रम में इन्होंने भारत की भावनाओं और भारत को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रगान लिखा। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1911 में गाया गया था, जब भारत की पूर्व राजधानी कोलकाता में कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में यह प्रथम बार बजाया गया था। मैं जानकारी के लिए बता दूं, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन बंगाली में लिखा गया था।
इसे बाद में कुछ समय बाद जब सुभाष चंद्र 1942 में भारतीय सेना की मनोबल बढ़ा रहे थे और भारत की आजादी के लिए अपने हौसले बुलंद कर रहे थे, जब इन्हें महसूस हुआ हमें राष्ट्रगान की जरूरत है, तब इन्होंने INA अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी के 2 ऑफिसर्स को बोला, आप इन्हें हिंदी में अनुवाद करें। वो दो थे Dimmer roof. मुमताज हुसैन और अविद हसन अफरानी। इन दोनों ने हमारे राष्ट्रगान को बंगाली से हिंदी में अनुवाद किया और हमारे राष्ट्रगान जन गण मन इंग्लिश में भी अनुवाद है, यह रविंद्रनाथ टैगोर खुद इन्होंने किया है, जिसे हम मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम इसे कोलकाता से बाहर 1919 में गाया गया था, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद राष्ट्रगान जब भारत आजाद हुआ, फिर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया, हमें एक राष्ट्रगान की जरूरत है ताकि हम भारत को कहीं भी प्रदर्शित कर सकें और कम समय में बता सकें हमारा भारत क्या है। 25 अगस्त 1948 को यह प्रस्ताव रखा गया। जो राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, हम उन्हें ही अपनाते हैं और हिंदी में अनुवाद तो किया ही गया था, तो इन्हें ही अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 अर्थात गणतंत्र दिवस से जब भारत की संविधान लागू हुई, उनसे 2 दिन पहले भारत की राष्ट्रगान को भारत के तत्कालीन तब के राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मान्यता दिया गया। यूं तो राष्ट्रगान पे हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें ऐसा लगता है ये है क्या। राष्ट्रगान सचमुच आप अगर देखें तो यह भारत के नक्शे को बताता है। हम कहते हैं ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। तो आप समझ सकते हैं एक छोटी सी रचना में पूरा भारत को प्रदर्शित किया गया है, अंगीकृत किया गया है। यह पहले की वीरों की शान थी, तो इसीलिए आप राष्ट्रगान की सम्मान करें। बहुत ऐसा होता है जब हम सामने बोल देते हैं राष्ट्रगान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सम्मान नहीं करते, यह हमारे लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप कभी गौर किए होंगे और नहीं तो अब कर सकते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, यहां तक तो आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद जब है आप बात करते हैं उत्कल, जो तब के बंगाल हुआ करता था, तब बिहार उड़ीसा ये सभी एक में ही आता था। इस तरह से हमारी भारत को पूरा दर्शाया गया है, हिंद हिमाचल कुछ छोड़ा ही नहीं गया है। तो हमें जरूरत है समझने की और अपने शक्ति से, अपने जागरूक होने से देश को ज्यादा से ज्यादा विकसित बनाएं। आज हम सिर्फ एक दिन भारतीय राष्ट्रगान को गाते हैं और फिर भूल जाते हैं भारत का भी कोई राष्ट्रगान है। लेकिन एक ऐसा भी जगह है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जहां एवरीडे सुबह राष्ट्रगान गाया जाता है। इसीलिए आप सभी अपने जीवन काल में अनुशासन लाइए और राष्ट्रगान को रोज गाइए। और मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, जो भी भारत की संस्कृति है और भारत की बेहतरी के लिए जो भी हो सकता है वो करें, क्योंकि भारत यूं ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता है, वाकई था, लेकिन अभी जो शिक्षक को देश की निर्माण के लिए चुना जाता है वही खुद से
नहीं डेवलप कर पाते हैं और वो खुद से बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो हमारा भारत कैसे विकसित होगा? इसलिए हमें ज़रूरत है भारत को और बेहतर बनाने की। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। आन देश की, वान देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा ये तिरंगा हमारी पहचान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर आपका। गूंज रहा है दुनिया में देश का नगारा, गूंज रहा है दुनिया में देश का नगारा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आज़ादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। दो सलामी इस तिरंगे को जिससे तुम्हारी शान है, दो सलामी इस तिरंगे को जिससे तुम्हारी शान है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर आपका कि आपने राष्ट्रगान की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सबके सामने रखी। हमें गर्व होना चाहिए कि जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, जैसे राष्ट्रगान भारत के आज़ाद होने से 36 वर्ष पूर्ण लिखा गया है और राष्ट्रगीत सन 1876 मतलब करीब करीब 100 साल पूर्व लिखा गया है। तो क्या हम उनकी याद में आज, उनकी स्मृति में आज हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को याद नहीं रख सकते? यह हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है Another कि stretch that has left the meeting. Starting talking. लोगों You're को making आजकल राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने को अगर यदि कहा जाए तो उन्हें बहुत ही बोरिंग काम लगता है। वैसे हम गाने तो बहुत सुन लेते हैं, हम अगर हमें कोई कार्य हो वो छोड़कर भी हम इंग्लिश गाने सुनने बैठ जाते हैं, लेकिन क्या हम कभी हमारे ही देश के गाने जिसमें वीर कथाएं बताई हो या उसमें राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान हो, क्या हम उन्हें सुनना पसंद करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़रूरत है हमें अपने आप को बदलने की। एक तरफ तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी ही संस्कृति, अपनी ही विरासत को भूलते जा रहे हैं। एक आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ केवल ये नहीं है कि हम सारे औजारों को भारत देश में बनाएं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह भी तो है कि हर युवक और युवती यहाँ का आत्मनिर्भर हो और हमारी भारत की संस्कृति और विरासत को बनाए रखे। आइए अब हम जानेंगे हमारे आन बान और शान तिरंगे के बारे में, जिसने हमें एकजुट रखा है, जिससे भारत का वजूद है। आज हम उनकी जानकारी और उनके डिजाइनर की जानकारी शुभम सर से जानेंगे। शुभम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Source watch audio mix mix slash check box checked. Space not checked. Meet dash double lemon. Your camera is on. Your microphone is on. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम स्टडी विद बीआई टीम की ओर से। Your microphone is on. Your microphone is off. Your microphone is on. साथियों, आज भारत के तिरंगे हमारी आन बान शान, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के हाथ में ये होगा। आप सभी अपने आसपास ये देखते होंगे, बच्चों के हाथ में देखते होंगे, विद्यालय में देखते होंगे, हर जगह देखते होंगे, हर घर तिरंगा योजना के अनुसार हर घर में देखते होंगे। Another stretch that has left the meeting. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे बनाया गया, कब बना और इसे बनाने के लिए कितना संघर्ष किया गया हम भारतवासियों को, और इसके पीछे की कहानी क्या है और तिरंगे की महत्व क्या है? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। कहानी शुरू होती है सन 1857 की क्रांति से, जब भारत देश में अलग अलग क्षेत्रों से क्रांति हो रही थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। तो उस वक्त सभी को भारत के झंडे की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जब भी कोई लड़ाई होती है
कोई भी आंदोलन, कोई भी जंग होता है तो हमें अपने एकता के प्रतीक को दिखाने के लिए हमें एक झंडे की ज़रूरत हमेशा से पड़ती आ रही है और आगे भी पड़ती है। तो उस वक्त सभी को एहसास हुआ कि हमारे पास एक भारत का झंडा होना चाहिए। तो सभी ने अपने अपने हिसाब से भारत का झंडा तैयार किया। लेकिन भारत का सबसे पहला झंडा, जिसकी बुनियाद पर आज के झंडे भी बने हुए हैं और अभी तक, वो 1906 पश्चिम बंगाल में देखा गया। 1906 पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे पहला झंडा बनाया गया था, जिसमें 3 कलर थी, 3 कलर की पट्टियाँ थी, हरा, पीला और केसरिया। सबसे नीचे वाली पट्टी पर सूरज और चांद, बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। सन 1907 में भी कुछ ऐसा ही झंडा तैयार हुआ, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं हुआ, बस कलर जो था उसे बदल दिया गया था। हरा की जगह केसरिया और केसरिया की जगह हरा कर दिया गया था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी योगदान हमारे स्वतंत्रता में बहुत, कई आंदोलन किए उन्होंने, उनको भी इस बात की चिंता सताने लगी कि आखिर हमारा भारत का झंडा कैसा हो और हमारा भारत का झंडा होना चाहिए। उन्होंने अपने एक सहकर्मी पिनकली वनकैया, इनको आदेश दिया, इनको कहा आप एक झंडा तैयार करिए जिसमें 2 कलर के साथ एक चरखा शामिल होना चाहिए। उन्होंने एक झंडा तैयार किया हूबहू उनके कहने अनुसार, जैसा उन्होंने कहा था। लेकिन गांधी जी को ये झंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें 2 कलर था। तो उन्होंने कहा कि बीच में, और भी कई कारण थे जिसकी वजह से उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि बीच में सफ़ेद कलर को जोड़ दीजिए। उन्होंने सफ़ेद कलर जोड़ा और तब ये बना हमारा 3 रंगों से तिरंगा। 1930 में काफ़ी मुशक्क़तों के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से मान्यता दे दी गई इस झंडे को। ध्यान रहे, ये भारत का झंडा अभी भी नहीं था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। भारत का झंडा और आगे बढ़ा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मान्यता देने के बाद तब से लेकर सन 1947 आज़ाद भारत तक यही झंडा हमारा चलते रहा। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, हमारे भारत के दिग्गज नेता जो उस वक्त हमारे भारत को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए, उनको भी इस बात की चिंता होने लगी कि आखिर हमारा भारत का झंडा कैसा हो। तो एक टीम का गठन किया गया, जिनको इसका कारोबार सौंपा गया, भारत का झंडा बनाने का। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी बड़े बड़े नेता शामिल थे। उसी सभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे बदरुद्दीन तैयब जी। उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, आप सब याद रखेंगे। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना जो बीच में हमारा चरखा है, जिसे अभी मैंने बताया कि महात्मा गांधी जी ने लगवाया था, उस चरखे को हटाकर हम अशोक चक्र का इस्तेमाल करें और बीच में हम अशोक चक्र लगाएं। उन्होंने जैसे ही ये कहा, सभी को ये प्रस्ताव बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इसे लागू भी कर दिया गया। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि ये प्रस्ताव उनका नहीं है। जी हाँ, ये प्रस्ताव उनका नहीं था। उनकी एक वाइफ हुआ करती थी जिनका नाम था सुरैया तैयब जी। उन्होंने घर में कागज़ पर इस तिरंगे को ड्रॉ किया था और इसमें चरखे को हटाकर अशोक चक्र का इस्तेमाल किया था। और ये सेम ड्राइंग उन्होंने संविधान सभा की जो टीम थी, उन्हीं को कारोबार झंडे का भी दिया गया था, उनके सामने प्रस्तुत किया और सभी को यह बहुत पसंद आया। और सुरैया तैयब जी के बताए गए डिज़ाइन को सभी के द्वारा मान्यता दे दी गई। तब से लेकर आज तक हमारा 3 रंगों से बना तिरंगा, हरा यानी हरियाली का प्रतीक, केसरिया यानी हमारे देश के वीरों ने जो बलिदान दी है, और
हमारे देश की रक्षा के लिए जो सीमा पर खड़े रहते हैं उनका प्रतीक और सफ़ेद शान। साथ ही साथ उसमें अशोक चक्र जिसके बीच 24 तिल्लियाँ, जिससे ये प्रतीत होता है कि हमारे भारत के सभी वासी 24 घंटे 7 दिन देश की उन्नति और विकास के लिए कार्य करेंगे। ये झंडा तब से लेकर आज तक चलते रहा है। लेकिन बहुत दुख की बात है ये कि जहाँ हम महिलाओं के अधिकारों का हनन होते देखते हैं, वहीं एक महिला ने हमारे भारत के झंडे को कितनी आसानी से बना दिया, कितना बड़ा योगदान दिया, हमारे भारत के झंडे को बनाने तक का योगदान दिया एक महिला ने, और आज हम उनको ही भूल जाते हैं, उनको भी याद नहीं रखते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Your microphone is off. Your camera is off. ना हिंदू बनकर देखो, ना मुस्लिम बनकर देखो, ना हिंदू बनकर देखो, ना मुस्लिम बनकर देखो। बेटों की इस लड़ाई में दुख भरी भारत माँ को देखो, बेटों की इस लड़ाई में दुख भरी भारत माँ को देखो। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर 47%. मरे हैं कई, नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम सर कि Off. आपने Properties. भारत Music की slash आन space check. बान शान और भारत को एक छत के नीचे रखने वाली तिरंगे की जानकारी हम सबके सामने रखी। जी हाँ, System. बिल्कुल सही कहा शुभम सर ने X. कि Meet double. जैसे हम महिलाओं का हनन होते हुए देखते हैं, उसी समय भारत की महिलाएं इतने काबिल थी कि उन्होंने एक झंडे को भी तैयार करने में अपना योगदान दिया, और महिलाएं कहीं भी योगदान देने से पीछे नहीं हटी। और आज हम उन्हीं को भूल जाते हैं। उनको तो छोड़ो, हम अपने तिरंगे की भी रिस्पेक्ट से केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को करते हैं। हम केवल सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस तो लगा देते हैं कि हमारा तिरंगा महान, हमारा तिरंगा है, हमारे तिरंगे को नमन कर देते हैं। लेकिन क्या सच में हम दिल से वो करते हैं या दिखावे के लिए करते हैं? ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न हर भारतवासी के लिए है। इसी तिरंगे झंडे को नमन करते हुए अब मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी स्टडी विथ वीआई टीम के प्रेसिडेंट अमित सर को कि वे मंच पर आए और स्टडी विथ वीआई की टीम कैसे कार्य करती है और आगामी कोर्सेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाए। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज हमारे दृष्टिबाधित भाइयों बहनों की जो स्थितियां हैं, इनसे आप सभी वाकिफ हैं, और इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, हमें जरूरत है खुद को डेवलप करने की। और बहुत ऐसे दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहन हैं जो अपने आप को आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके तक जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है। उनके पास ऐसी कोई संसाधन नहीं है जिससे वो अपने आप को डेवलप करें। इसी क्रम में हम सभी की टीम अर्थात आपकी टीम स्टडी विथ पीआई जो काम करती है, यह मुख्य रूप से दिव्यांग एवं दृष्टि विशेष रूप से दृष्टिबाधित के लिए कार्य करती है। दृष्टिबाधित भाई बहन आत्मनिर्भर हो सके, समान शिक्षा प्राप्त कर सके और भविष्य में किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद सक्षम हो, ऐसी कार्य करने की
कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे हमारी टीम के द्वारा आप सभी के लिए 2 प्रमुख कोर्स लाए जा रहे हैं। पहला कोर्स है HTML, जो बेसिक कंप्यूटर सीख चुके हैं वो सीखना चाहते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो HTML सीखना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है। आप हमारे साथ जुड़िए और सीखिए। दूसरा कोर्स है हमारा तिरंगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, तिरंगा। इस कोर्स के माध्यम से हम सभी आपको सभी विषयों का अध्ययन कराएंगे, जैसे 2 दिन कंप्यूटर, 2 दिन इंग्लिश और 2 दिन सामान्य शिक्षा, जीके जीएस, इस प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। इस कोर्स से आप कैसे ज्वाइन होंगे, आप कब से क्लास में उपस्थित होंगे, यह सारी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट अथवा यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा एक दूसरे वीडियो में। आप सभी से उम्मीद करते हैं आप सभी इसी प्रकार हम सभी को सपोर्ट करते रहेंगे और दृष्टिबाधित भाइयों बहनों के क्षेत्र में जो मजबूती प्रदान करने के लिए हम सभी कार्य करना प्रारंभ किए हैं वह अच्छे से कर पाएंगे। आप सभी से इतना ही दुआएं चाहेंगे। आप सभी हम सभी को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी संख्या में हम सभी को ज्वाइन करें। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षा की ज्योत से हर अंधकार को मिटाएंगे, शिक्षा की ज्योत से हर अंधकार को मिटाएंगे, भारत को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे, भारत को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। जी हाँ, शिक्षा भारत का ही नहीं लेकिन दुनिया में कहीं पर भी आपको कुछ भी करना हो, कहीं पर भी यदि आपको अपना नाम करना हो, देश का नाम रोशन करना हो, तो शिक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल एक सामान्य सी शिक्षा नहीं होती, शिक्षा से ही हमें अलग अलग संस्कार मिलते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं। और शिक्षा केवल किताबी ज्ञान ना होकर शिक्षा प्रैक्टिकल नॉलेज और रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए। इसीलिए स्टडी विद वीआई आप सभी के लिए कार्यरत है। अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं नीतू मैम को एक बार फिर से मंच पर आमंत्रित करती हूँ और उनसे आग्रह करूंगी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करें। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद मैम। 3 रंग से रंगा तिरंगा शान है हमारी, एक देश एक भाव पहचान है हमारी। एक बार फिर से स्टडी विद वीआई की पूरी टीम और सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अब मैं इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी स्टडी विद वीआई टीम की मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया और आज की मंच संचालिका जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस पावन विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के बाद हमारा देश चहुमुखी विकास कर रहा है। हम शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं। देश में बहुत तेजी से वैज्ञानिक क्रांति आई है। आज छोटे-छोटे बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल सीखकर डिजिटल सिस्टम से जुड़ रहे हैं। जी हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है कि देश तरक्की कर रहा है। तकनीकी और शैक्षिक विकास के साथ-साथ हमें अपने अतीत को भी याद रखना है। आज़ादी को जीने वालों, हमें नहीं पता कि कब सूरज उगता है और कब दिन ढलता है। हमें तो बस इतना पता है कि हर आज़ादी से पहले किसी न किसी को मरना पड़ता है, किसी न किसी को मरना पड़ता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि उनकी शहादत पर मेले लगे।
सभाओं का आयोजन हो, स्मारक बने, बल्कि उन्होंने तो स्वप्न देखा था एक आज़ाद भारत का, कि आज़ाद भारत में सभी के पास जीने का अधिकार हो, सभी के दिलों में मानवता के लिए प्यार हो, मानवता का वास हो। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री भी कहते थे कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता तो चाहता हूँ, परंतु किसी का शोषण करके मैं देश की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं चाहता और न ही मैं किसी को दुखी करके देश को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरे इस आज़ाद देश से दूसरे भी कुछ सीख कर जाएँ, वे भी इसकी ओर अग्रसर हों। खंड-खंड होते इस भारत को अखंड होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कहा था कि मेरे भारत माँ की मिट्टी में कुछ अनूठा है मेरे भारत माँ की मिट्टी में, तभी तो अपनी जान के दुश्मन को भी हम अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जी हाँ, हमें गर्व होता है ये कहते हुए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा है कि जिसने हर वर्ग और हर जाति को बराबर का दर्जा दिया है। तभी कहते हैं ना कि मेरे भारत माँ की मिट्टी का अंदाज निराला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आंचल में पाला है, सबको आंचल में पाला है। यदि हम इसका जीता Charging battery, जागता 42%. उदाहरण देखना चाहें, तो हम देख सकते हैं कि आज़ादी के 75 वर्षों में जो भी भारत ने विकास किया, उसका जीता जागता उदाहरण है कि हाल ही में कोरोना के दौरान भारत ने करीब-करीब 150 देशों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। एक भारत ही ऐसा है कि अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहता है। ये हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। बस हमें आवश्यकता है आपस में प्यार की और भाईचारे की भावना की। हमें आपस में प्यार और भाईचारे की भावना को जागृत करना है और हमें एक रहना है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी कहते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी कि हम सभी एक हैं, हम सभी के दिल में आपस में प्यार हो, क्योंकि एक आपस में एक होने से पड़ोसी भी एक हो जाता है और एक की भावना को देख दुश्मन भी नेक हो जाता है। और अब आइए सुनते हैं इसी संदर्भ में भारत माँ के एक युवा बेटे प्रियांशु गर्ग की भावनाएं उन्हीं के द्वारा लिखी हुई एक छोटी सी कविता में, जिसका शीर्षक है मैं भारत हूँ। मैं धर्म ही नहीं मैं ज्ञान भी हूँ, मैं धर्म ही नहीं मैं ज्ञान भी हूँ, मैं नमस्कार हूँ, मैं सलाम भी हूँ। आज वंदन हूँ, कल अजान हूँ, आज वंदन हूँ, कल अजान हूँ, मैं गीता हूँ, मैं कुरान हूँ। मैं पंडित हूँ, मैं खान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं खान हूँ, दिन का सूरज और रात का चाँद हूँ। एक सोच हूँ, एक जान हूँ, आज दिवाली हूँ, कल रमज़ान हूँ। मैं दिवाली हूँ, मैं रमज़ान हूँ। है गर्व मुझे, मैं कहता हूँ, मैं हिंदू और मैं मुसलमान हूँ। मैं हिंदू और मैं मुसलमान हूँ। है एकता का जो आभूषण है एकता का जो आभूषण, मैं भारत वही महान हूँ। मैं भारत वही महान हूँ। और अब अंत में सभी को एक बार फिर से भावभीनी सभी को फिर से शुभकामनाएँ देते हुए, इस तिरंगे झंडे को नमन करते हुए और ईश्वर से Not charging प्रार्थना battery, करते हुए 45%. इसकी सलामी की। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से इसकी सलामी की प्रार्थना करते हुए कुछ पंक्तियों में सभी देशवासियों को संदेश देते हुए अपनी वाणी को विराम दूँगी कि कौम को कबीलों में मत बाँटिए, ये सफ़र चंद मीलों में मत बाँटिए। कौम को कबीलों में मत बाँटिए, ये सफ़र चंद मीलों में मत बाँटिए। एक नदी की तरह है हमारा प्यारा वतन, इसे नालों और झीलों में मत बाँटिए। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद नीतू मैम आपका। आज भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। हमने बहुत सारी नीतियाँ लाई, हमने बहुत कुछ किया, ना केवल सिर्फ भारत के अंदर बल्कि हमने भारत का नाम देश विदेशों में भी ऊँचा किया है। लेकिन फिर भी आज भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे हमें बदलने की ज़रूरत है। यूँ तो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक हो जाते हैं और दुनिया को एकता का संदेश देते हैं। लेकिन क्या वाक़ई में हम एक हैं? हम तो केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई के नारे लगाते हैं और दूसरे ही दिन हम हमारे ही भाइयों को मारने निकल जाते हैं, चाहे वो पत्थरबाज़ी हो, चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार से हो। आज भारत देश में आज भी जातिवाद और धर्म के नाम पर हम लोगों को आपस में लड़ते देखते हैं। आज भी हमें कई जगहों पर जाति और धर्म के नाम पर हिंसा देखने मिलती है, क्यों देखने मिलती है? यदि हम एक हैं, तो हम पूरे वर्ष, पूरे Are you talking? Your mic is 365 off. दिन Alert, are you एक talking? Your mic is क्यों off. नहीं Click the हो mic to turn it on. सकते? Close button. हमें आज़ादी क्यों मिली है? क्या आज़ादी हमें इसलिए मिली है कि हम हमारे ही देशवासियों के मानव अधिकारों का हनन करें? क्या आज़ादी इसलिए है कि हम जातिवाद और धर्म के नाम पर लड़ें? क्या आज़ादी इसलिए है कि हम शिक्षा और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को साइड में रखकर जातिवाद, धर्म इन मुद्दों पर बातचीत करें? क्या हमें आज़ादी इसलिए मिली है कि हम खुद तो आगे बढ़े, लेकिन हमारे साथ वाले को हम पीछे कैसे छोड़ दें इस भावना से आगे बढ़े? नहीं, ये बहुत दुःख की बात है। आज उन वीर सैनिकों को बहुत ही दुःख होता होगा कि जिस सपनों का भारत उन्होंने बुना था, अपने खून से सींचा था, आज वो भारत बाहर से विकसित तो हो रहा है, लेकिन अंदर से बहुत ही खोखला हो चुका है। आज भी हम एक बेटी को बोझ मानते हैं। आज भी महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त करना और रोजगार पाना ये बहुत ही बुरी बात मानी जाती है। आज भी हम कुछ लोगों को निचली जाति का कहकर उन्हें रोजगार नहीं देते, उन्हें अपने आस-पास आने नहीं देते। आज भी हम संविधान ने जो हमें एकता का राइट दिया है, वो हम सिर्फ अपने तक रखते हैं और अपने आस-पास के लोगों को उसका अधिकार नहीं देते हैं। हमें समझना होगा कि भारत को भले ही आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, आज भी हमें विकसित होना है। विकसित केवल बाहर से नहीं, लेकिन दिल और दिमाग से भी विकसित होना है। हमें शिक्षा प्राप्त करनी है और रोजगार के अवसर खोजने हैं। हम विकसित होंगे तभी देश विकसित होगा और दुनिया विकसित होगी। बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो वतन पर मर जाते हैं। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो वतन पर मर जाते हैं। मर कर भी वे लोग अमर हो जाते हैं। मर कर भी वे लोग अमर हो जाते हैं। करती हूँ सलाम उन्हें, ए वतन पर मरने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगा बसता है। तुम्हारी हर सांस में तिरंगा बसता है। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। फक्र से अपना परिचय देते हम सारे हिंदुस्तानी हैं, हम सारे हिंदुस्तानी हैं। इसी के साथ एक बार फिर से हमारे तिरंगे को नमन करते हुए स्टडी विद वीआई की पूरी टीम की तरफ से उन सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आप सभी से इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।